और जी आ गया चीते की रफ्तार से आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा, मैं हूं सारथी सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। तो मैं पता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का वन शॉट चैप्टर डल चुका है। जिनने डिटेल में नहीं पढ़ा है चैनल पर जाकर उसको देख लो। ये रैपिड रिवीजन है, अगले 10 से 12-15 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं समझ आएगा अगर वन शॉट नहीं देखा है तो, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना, और अगर तुम्हें डिटेल में समझना है चैनल पे वन शॉट अवेलेबल है, जाकर देखना। चलो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे चैप्टर के ऊपर। सर इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा किया था, डेटा को कलेक्ट किया था। अगर तुम्हारे किस कमरे में फाइल ही फाइल फैली हुई हो, आप ही समझ ही नहीं पाओगे कौन सा डेटा किससे रिलेटेड है, तो आप क्या करते हो, एक प्रोसेस को इस्तेमाल करते हो जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। आप सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, क्लासिफाई करते हो। देखो किस सेंस में, उनकी कोई सिमिलैरिटी के बेसिस में आप उसको क्लासिफाई करते हो। देखो क्लासिफिकेशन मींस अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग का प्रोसेस है ऑफ डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टर। कि सारे बच्चों के डेटा को एक साथ इकट्ठा करो, सारे एडल्ट्स के डेटा को एक साथ इकट्ठा करो, कॉमन कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और सेपरेटिंग देम फ्रॉम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स, कि उनको अलग अलग कर दो लेकिन इकट्ठा जब कर रहे हो ना तो उनके बीच में कोई कॉमन कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है बेटा। उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। अब ध्यान से देखो क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या होता है। एक तो सबसे पहले मास डेटा को बहुत तरीके से सिंप्लीफाई करना और कंडेंस करना। कंडेंस का मतलब होता है निचोड़ना। निचोड़ना मतलब कि जैसे कि देखो गन्ना होता है ना, गन्ने का जूस अगर गन्ने से चूस के निकाले तो आपका देखो कितना कितना आपको पूरे पता नहीं कितने गन्ने चूसने पड़ जाएंगे, पूरा दिन रात निकल जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि गन्ने की जूस वाली मशीन से अगर आप तुरंत काम करना चाहो तो 2 मिनट में निकल जाएगा। तो जो रस निकलता है वो रस जो है वो कंडेंस फॉर्म होता है कि इतने सारे गन्नों का हमने जब रस निकाला तो एक गिलास आपका मिल्क बोल रहा है, एक गिलास गन्ने का जूस बनता है, जिसे हम कंडेंस फॉर्म कहते हैं। उसी प्रकार ये जो गन्ना है वो हमारा रॉ डेटा है, और जो जूस है वो हमारा एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, ठीक है बेटा। फिर आता है हमारे पास डिसिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी के बेसिस में उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों का डेटा एक तरफ और सारे बड़ों का डेटा एक तरफ, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो बाद में, तो कंपैरिजन में हेल्प करेगा, हाँ या ना। कुछ रिलेशनशिप होगा, जैसे खर्चे और उसके साथ साथ इनकम का कोई रिलेशनशिप होता है, उनको आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है बेटा। टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है जिससे समझना आसान हो जाता है। ऑल्सो एक मेंटल पिक्चर तैयार हो जाती है। आप रिटन कॉन्टेक्स्ट को मेंटली याद नहीं कर सकते, लेकिन एक डायग्राम को याद रख सकते हो, ठीक है, एक टेबल को याद रख सकते हो। फिर आता है इसके अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जब आप करते हो तो उसका कुछ अच्छे आपके कुछ क्या है, देखो प्रीरेक्विजिट्स क्या है, रेक्विजिट्स क्या है कि आप किस तरीके से अच्छा बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहले कि आपस में ना वो सूटेबल होने चाहिए, अगर सूटेबल है तो अच्छा बनेगा डेटा। उसके साथ अनएम्बिग्युअस होने चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। एग्जॉस्टिवनेस होनी चाहिए, हर डेटा को पूरे आइटम्स को कवर करे, ऐसा ना हो कुछ छोड़ दे, ऐसा कुछ हो। फ्लेक्सिबल हो, चीजें चेंज हो सके हो, स्टेबिलिटी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, आपस में कुछ रिलेशन हो, इन सब चीजों की बात करता है। अब हमारे पास है मेथड। सर मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। एक होता है ज्योग्राफिकल, दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजी मत समझ रहे हो आप, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में 2 होते हैं, सिंपल और मैनीफोल्ड। अब हर एक को मैं विस्तार से आपको समझाता हूं। देखो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस में, तमिलनाडु की क्या पॉपुलेशन है, आंध्र प्रदेश की क्या है, राजस्थान की क्या है, कर्नाटक की क्या है, गुजरात की क्या है। स्टेट्स के बेसिस में मैंने चीजों को, डेटा को प्रेजेंट किया, इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देखो रीजन लोकेशन के बेसिस पे डेटा को प्रेजेंट करना, क्लासिफाई करना, उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सिंपल। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये कहता है, जिसको हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, कि समय पीरियड ऑफ टाइम हो, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि डेकेड 10 साल का समय, 1 साल का समय, महीनों का समय। जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट आती है वो हर 3-4 महीने में, 3 महीने में आती है, ठीक है बेटा। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर देखना हो तो फाइनेंशियल ईयर 1 साल का रिकॉर्ड पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो। ये कुछ इस तरह के डेटा को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। जैसे कि देख लो 1951, 1961, डेकेड का भी बोला ना, 10 साल के बीच के डेटा। पॉपुलेशन 1951 में कितनी थी, 61 में कितनी थी, 71 में कितनी थी, 81, 91, 2001, 2011। ये आपके पास डेटा रहा। जब आपने ऐसे नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर दिया, इसे हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्वालिटेटिव मतलब किसी क्वालिटी को शो करता है। क्या क्वालिटी हो सकती है, इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है मैनीफोल्ड। अब सिंपल क्या, देखो क्वालिटी क्या हो सकती है बेटा, कोई सेक्स हो सकता है, जेंडर मतलब, है ना। उसके साथ लिटरेसी हो सकता है कि कितने लोग
पढ़े लिखे हैं कितने नहीं है, रीजन के बेसिस पे हो सकता है, कास्ट, एजुकेशन, ऐसी कई सारी क्वालिटीज होती हैं, उसके बेसिस में आप डेटा को आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिंपल 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया, 2 हिस्से क्या हो गए, एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल। भैया हमें देखना था पॉपुलेशन में कितने मेल है कितनी फीमेल है, हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, ये सिंपल डेटा है, सिंपल क्लासिफिकेशन है। मैनीफोल्ड क्या है, मैनीफोल्ड बोलता है जिसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और बहुत सारे इसके सब डिविजन्स होते हैं। अब देखो सब डिविजन्स कितने बने हुए, पॉपुलेशन को मैंने मेल फीमेल में बांटा, मेल फीमेल को मैंने बांटा कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग अनपढ़ हैं, और उसमें से पढ़े लिखे कितने हिंदू है और कितने नॉन हिंदू है, फिर इसमें से कितने पढ़े लिखे अनपढ़ हिंदू है और कितने अनपढ़ जो है नॉन हिंदू है। फिर सेम वे लड़कियों के लिए कितने लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और हिंदू है और कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और नॉट हिंदू है, नॉन हिंदू है, और कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है और हिंदू है, और कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन हिंदू भी नहीं है। ऐसे करके जब आप डेटा को प्रेजेंट करते हो ना, इसे अपन मैनीफोल्ड कहते हैं, जिसके बहुत सारे अंदर सब डिविजन्स और क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है बेटा, अब आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव बात करता है क्लियर डेटा नंबर्स की। ठीक है बेटा, नंबर्स कैसा, देखो यहाँ पे एज के बेसिस पे बात कर रहा है, 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे कितने हैं हमारे पास, 150, फिर 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे कितने हैं, 130 है। तो ये 500 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में जिनकी एज के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। वो क्वालिटी थी, इसलिए देखो लिटरेचर, लिटरेट कि मतलब आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, ये क्वालिटी है, हाँ या ना। एज, एज क्या है, क्वांटिटी है, एक तरह की आपकी क्वांटिटी, आप एज नंबर्स के साथ काम कर रहे हो, कितने बच्चे हैं ऐसे आप निकाल रहे हो, तो वो क्या है आपके बेसिकली आपका क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है बेटा, वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक क्वांटिटी है या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर, कि एक इन्वेस्टिगेशन से अनदर पे जब आप शिफ्ट करोगे तो वेरिएबल चेंज होता रहता है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत शानदार सी चीज बताता हूं, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इनके ना 3 आपके तरह के, इसमें स्पेशली तो 2 देख रहे हो आप, डिस्क्रीट वेरिएबल और उसके साथ साथ कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये आपके 0 1 2 3, ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, और कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसके, 5। अब क्या ये 5.5 फैमिली हो सकती है जिनके पास 0 किड्स हो, 0 बच्चे हो, 5.5 क्या होता है, या तो 5 फैमिली होगी या तो 6 फैमिली होगी। इसी को बताता है डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या बोल रहे हैं, देखो, वेरिएबल्स विच आर केपेबल ऑफ टेकिंग only exact finite value, generally not any fraction values are termed as discrete value। फ्रैक्शन वैल्यूज यहां पर नहीं ली जाती। 5.5 फैमिली क्या होती है, 5.5 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास चिल्ड्रन नहीं है, ये क्या होता है। 7.5 फैमिली ऐसी है जिनके पास एक ही बच्चे हैं, ये क्या होता है। 7.5 फैमिली का आधी फैमिली क्या होती है भाई, या तो पूरी होती है या तो नहीं होती है, हाँ या ना। उसी प्रकार आप नॉर्मली ये देखो तो वेट की रेंज हो सकती है, कुछ लोगों का वेट हो सकता है 40.56, कुछ का हो सकता है 43.25, हाँ या ना। इस प्रकार यहां पे इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी लिया जाता है, इसीलिए इनके बीच के कोई भी फ्रैक्शनल वेट भी होंगे ना, वो भी आप यहां पे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसे क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। क्लियर बेटा, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी एक आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है उसको दर्शाता है। जैसे कि मान लो क्लास में हर बच्चे के मार्क्स यूनिक हो, किसी के 100 नंबर आए हैं तो जरूरी थोड़ी अकेला व्यक्ति 100 यही वाला हो सकता है कि किसी के 90 मार्क्स आए, तो जरूरी है क्या 90 मार्क्स वाला पूरी क्लास में एक ही व्यक्ति हो, दूसरे के भी तो आ सकते हैं ना, हाँ या ना। तो फ्रीक्वेंसी उसी को बताता है कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू अपीयर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नंबर, उसको बताता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि 5 लोगों के मार्क्स 80 है तो 5 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है बेटा, अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अ टेबल इन विच, एक टेबल है जहां पे हर एक आपकी जो नंबर दिया होगा, कुछ भी नंबर दिया होगा, कोई भी एसोसिएटेड वैल्यू होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड लिखी जाती है। देखो, ऑफ वेरिएबल आर रिटन साइड बाय साइड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि भैया 80 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो भैया 5 बच्चे हैं। ठीक है, तो साइड बाय साइड लिखी गई हैं चीजें, इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है, स्टैटिस्टिकल सीरीज इज नथिंग बट सिंपल कि आप किसी ऑर्डर में या किसी तरीके से किसी अकॉर्डिंगली किसी डेटा को प्रेजेंट करते हो, किसी ऑर्डर में, किसी अरेंजमेंट में। देखो, द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर लाइक अकॉर्डिंग टू द साइज, according to the time occurrence or according to the some others measurable or non measurable characteristics is known as
स्टैटिस्टिकल सीरीज कि आप साइज के बेसिस पे, आप उसके साथ टाइम के बेसिस पे, कोई भी ऐसी चीज जो मेजर हो सके या मेजर ना हो सके, उनके बेसिस पे अगर किसी चीज को एक सीरीज में डाल देते हो, क्लासिफाई कर देते हो एक टेबल के अंदर, उसे हम एक स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। अब यहाँ पे कितनी प्रकार की हैं? दो हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के बेसिस पे जैसे कि टाइम, टाइम के बेसिस पे अगर आपने बांट दिया, जैसे कि अपन ने नंबर ऑफ ईयर्स देखे थे 1951 में, 1961 में क्या पॉपुलेशन थी, टाइम के बेसिस पे। स्पैटियल सीरीज, स्पैटियल सीरीज इसको टेम्पोरल सीरीज भी बोलते हैं, याद है ना आपको? स्पैटियल सीरीज मतलब लोकेशन के बेसिस पे, याद है? ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन और फलाना टाइम का अपन ने पढ़ा था। फिर आता है आपके पास कंटीन्यूअस सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज की कंटीन्यूअस बेसिस पे कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन के बेसिस पे अगर आप कोई सीरीज को बना रहे हो, उसे हम यहाँ पे कंडीशनल सीरीज कहते हैं। सॉरी, कंटीन्यूअस नहीं, कंडीशनल बोलना है, कंटीन्यूअस गलती से निकल गया मुझसे, ठीक है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप कुछ बना रहे हो, तो बनाने के बेसिस पे क्या हो सकता है? इंडिविजुअल सीरीज भी हो सकती है, जहां पे आपकी ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट सीरीज में आप देख सकते हो, जैसे अपन ने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था अभी, हाँ या ना? फिर आप देखो कंटीन्यूअस सीरीज के बारे में देख सकते हो। अभी सर क्या है, ध्यान से समझते हैं। देखो, इंडिविजुअल सीरीज में एक ही वेरिएबल है, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कंटीन्यूअस सीरीज में आपके पास क्लास आती है ना? तो इंडिविजुअल सीरीज में अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि मान लो रैंडमली बच्चों के मार्क्स मैंने रख दिए, कोई एक नंबर लिख दिया, किसी के 17 है, किसी के 20 है, किसी के 100 है, किसी के 90 है, किसी के 8 है, मतलब ऐसे लिखते जा रहा हूं, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, बस नंबर लिखे हुए हैं। अब इसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज। उसी चीज को मैं एक तरीके से मैं उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दूं कि भाई किसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, फिर किसके हैं, फिर किसके, फिर किसके। अगर ऐसे मैंने अरेंज कर दिया तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे, ठीक है बेटा? डिस्क्रीट सीरीज क्या है? नॉर्मल है, एक सीरीज है और उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, ठीक है बेटा? 80 मार्क्स कितने लोगों क्या है? 5 लोगों क्या है, ऐसा इसको डिस्क्रीट सीरीज कह सकते हैं। कंटीन्यूअस सीरीज क्या होती है? इसमें होते हैं अपने पास कई तरह की सीरीज। अब इसमें आती है क्लास। क्लास क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसकी लोअर अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है, जैसे कि 10 to 20, तो 20 to 30, तो ये हो गया ना, 20 बीच में हो गया, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव होता है जैसे 1 से 9 और 10 से 19, तो ये 9 और 10 के बीच का गैप है ना, इसे हम इंक्लूसिव कहते हैं। ओपन एंडेड क्या होता है? जिसके एंड्स ओपन हो, बिलो 50, अबव 100, ये ऐसी सीरीज होती है जिनके एंड नहीं दिए हुए हैं, इसलिए इसको ओपन एंडेड कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेट करके आप फ्रीक्वेंसी को लिखते हो, क्यूमुलेटिव सीरीज कहते हैं। अनइक्वल और इक्वल, अनइक्वल और इक्वल सीरीज होती है ऐसी बेटा जहां पे क्लास इंटरवल्स जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 70, मतलब 40 का गैप अचानक से आ गया, तो क्लास इंटरवल्स मतलब कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए ना। इसे हम कहते हैं कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर इक्वल और अनइक्वल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और मिड वैल्यू सीरीज मतलब कि आपको क्लास की सिर्फ मिड वैल्यू दी गई होगी, जैसे 0 to 10 के बीच में 5 दे दिया, फिर दे दिया 10 दे दिया, फिर आपका 15 दे दिया, सॉरी 0 से 10 के बीच में 5 दिया, फिर 15 दिया, फिर 25 भी दिया, फिर 35 दिया, तो ऐसा एक मिड वैल्यू दे रहे हैं आपको, क्लास आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है बेटा? ये एक तरह की आपकी कुछ सीरीज होती हैं, ठीक है बेटा जी? अब देखो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सिंपल है बेटा, अभी तक अपन सिंगल वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे। अब जब दो वेरिएबल आ जाए, दो वेरिएबल्स आ जाए, जैसे कि क्या हो सकता है बेटा? दो वेरिएबल, हाइट और वेट। क्या हो सकते हैं दो वेरिएबल्स बेटा? जैसे कि हाइट और वेट। जब दो वेरिएबल की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? और उनको क्या बोलते हैं? यूनिवेरिएट कहते हैं, ठीक है बेटा जी? यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा था। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके वन शॉट देख सकते हो, तभी ये वीडियो समझ आएगा, ठीक है बेटा जी? खूब मेहनत करते रहो, खूब नाम रोशन करो और खूब माँ बापों की मदद करो और खूब लोगों का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।